तलबा और तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 27 class 8 general science chapter number 5 chemical reactions. सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने उम्र और तालीम के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें और अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ज़रिए हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे आपने डेली ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका फ़ायदा बच्चों आपको ही होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे या पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस कवर होगा और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन स्कूल हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस के मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से पहली जमात से लेके जमात हम तक तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस के वीडियोस तालीमी वीडियोस अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए ये तमाम वीडियोस हासिल कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकते हैं। तो आज हम रिकॉर्डिंग नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। की पॉइंट्स हमने पेज नंबर 74 पर की पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन के जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एनसर्कल करें। हम टिक यूज करूंगा क्योंकि मैं कार्बन बर्न्स पहला क्वेश्चन है कार्बन बर्न्स इन एयर। कार्बन जलती है टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन। ये जो कार्बन जो एयर में जो बर्न होती है वो किसकी फॉर्मेशन करती है? तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है कार्बन प्लस O2 तो वो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर ये भी नहीं। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कि जो प्रोडक्ट बनती है किन रिएक्शन के दौरान? कौन से रिएक्शन के दौरान? बिटवीन जिंक के और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने रिएक्शन किया था कि जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ये हमने पीछे रिएक्शन किया हुआ है। नेक्स्ट हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 75 थर्ड पार्ट है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि कुछ 4 इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इसमें से बताना है कौन सी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ CH4 + 2O2 2 वाटर के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कहा था कि बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए जरूरी है कि लेफ्ट साइड के पर एटम्स की तादाद क्या होनी चाहिए? एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए और राइट साइड के जो एटम्स हैं उनकी तादाद क्या हो जानी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट के अंदर भी एटम्स हो, जब हम कहते हैं बैलेंस होगी। यहाँ पर रिएक्टेंट के एटम्स की सबसे पहले एटम्स आपने टेबल जैसे मैंने स्टार्ट में की थी कि टेबल बना लेना कि रिएक्टेंट्स जैसे आपने ऐसा करना है कि रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपने रिएक्टेंट्स लिख देना है कि कार्बन हाइड्रोजन, ठीक हो गया, और ऑक्सीजन। कि कार्बन के अंदर रिएक्टेंट में कितने एटम? कार्बन के 1 एटम है। हाइड्रोजन के आप देखो 4 है और इसी तरह ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? 4। इसी तरह आप प्रोडक्ट में लिखेंगे कि कार्बन के अंदर प्रोडक्ट में 1 है, हाइड्रोजन के अंदर 4 है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 इसके 4। तो जब आप इस तरह इक्वेशन लिखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है? बराबर है। कार्बन में 1 था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी कार्बन का 1 एटम है। हाइड्रोजन के 4 थे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। इस तरह हम क्या देख सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये इक्वेशन है बैलेंस। ऑक्सीजन के भी 4 एटम है रिएक्टेंट में और इस साइड पे भी क्या है 4 है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीका है। और आप वैसे देखा जाए हम देखेंगे कार्बन 1 है तो यहाँ भी कार्बन 1, हाइड्रोजन के 4 एटम है रिएक्टेंट साइड पे, तो यहाँ गिनते हैं कितने हैं H2 2 एटम J और ये जो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2J, तो 2 दूनी 4, 2 2 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए पूरे। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं कि 2 2 4 ऑक्सीजन की यहाँ एटम की तादाद है 4। क्या इस साइड पर भी ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद 4 है या नहीं, ये देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ये वाला ऑक्सीजन इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ये ऑक्सीजन, 2 ये, तो ये 4। तो ये इक्वेशन बैलेंस है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। सेकंड को अभी रहने देते हैं। थर्ड की तरफ देखते हैं, कार्बन प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या है क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी कॉपर के 2 हैं एटम और कार्बन का 1 है। तो इसमें देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर कॉपर के 2 एटम है, तो ये बराबर है कॉपर। इसी तरह कार्बन का देखते हैं, कार्बन का प्रोडक्ट में 1 एटम है, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन के कितने एटम है रिएक्टेंट वाइज साइड पर, रिएक्टेंट की साइड पर 1, तो प्रोडक्ट में भी देखते हैं तो 1 है, तो ये भी बैलेंस है। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का एटम, यहाँ भी एक कार्बन का एटम, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम, ये भी बैलेंस है। जबकि हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। वो कैसे, ये देखो सोडियम का 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। यहाँ पर प्रोडक्ट में देखते हैं सोडियम का 1 एटम है और क्लोरीन का भी क्या है 1 एटम है, तो इसका मतलब है सोडियम तो बराबर है, लेकिन जो क्लोरीन के यहाँ 2 एटम थे रिएक्टेंट में, यहाँ पर क्लोरीन का 1 एटम है। इसका मतलब है क्लोरीन के ये अनबैलेंस इक्वेशन है, क्लोरीन बराबर नहीं है, तो इसलिए हम ये कहते हैं ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ये बैलेंस इक्वेशन कैसे हो सकती है बच्चों, क्लोरीन के 2 एटम इधर है, क्लोरीन का 1 एटम इधर है, तो इस वाले 1 को 2 बनाने के लिए मैं इसको 2 से क्या कर दूंगा, इस तरह मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब क्लोरीन के 2 एटम बन गए और क्लोरीन के यहाँ भी कितने एटम बन गए, 2 बन गए। लेकिन सोडियम की तादाद अब डिस्टर्ब हो गई है, यहाँ पर सोडियम के एटम की तादाद 2 हो गई है और यहाँ पर सोडियम है 1 में, तो मैं यहाँ पर भी 2 लिख दूंगा ताकि सोडियम की तादाद अब दोनों जगह बराबर हो जाए। अब यहाँ सोडियम के एटम की तादाद 2 है, यहाँ भी सोडियम एटम की तादाद 2 है, यहाँ पर क्लोरीन एटम की तादाद 2 है, यहाँ पर क्लोरीन एटम की तादाद 2। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आंसर हमारा क्या है, अनबैलेंस कौन सी इक्वेशन है, बी। फोर्थ में चलते हैं, हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट। सोडियम पोटाशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करें, ये हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले इक्वेशन देख के, जब हम हीट कर रहे थे उसको डिकम्पोज कर रहे थे, तो सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट ऑक्सीजन गैस क्या करती है बच्चों, प्रोड्यूस करती है। फिफ्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इनमें। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, कि आयरन और सल्फर का अगर हम मिक्सचर हीट कर दें इसको बाय हीटिंग करने से, तो क्या होगा, ये कौन सा एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। बी ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय हीटिंग द मिक्सचर। नाइट्रिक ऑक्साइड में हमने कहा था हमें लाजमी हीट देनी पड़ेगी, तो इस ये भी नहीं हो सकता, ये एंडोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, ये भी नहीं था, हमने कहा था कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनती है हाइड्रोजन और आयोडीन को, तो हमें उसमें हीट देनी पड़ती है, ये भी एंडोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। Which of the following is a balanced chemical equation, कि इनमें कौन सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम पहले की तरफ जाऊं, फर्स्ट वन की तरफ देखूं, तो आयरन प्लस 3 क्लोरीन और ये आ जाएगा 2 आयरन क्लोराइड। क्या ये इक्वेशन सही है? देखो क्लोरीन के एटम गिनते हैं, 3 दूनी 6, 3 2 6, चलो क्लोरीन के 6 एटम पूरे। यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम है, 3 2 6, ये मतलब क्लोरीन बैलेंस है इसके अंदर। आयरन को देखते हैं कि आयरन बैलेंस है, आयरन के यहाँ 2 एटम है और यहाँ पर आयरन का 1 एटम है, इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन बच्चों नहीं है।
इसी तरह बी की तरफ देखें, आयरन है +3, क्लोरीन है FeCl3। यहाँ पर क्लोरीन के एटम 3 आ गए और जबकि यहाँ पर क्लोरीन के एटम 6 है, तो ये भी अनबैलेंस इक्वेशन। सी ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें कि 2 आयरन है, 3 क्लोरीन, 3 दूनी 6 यानी 2 आयरन के एटम, 3 2s are 6 क्लोरीन के एटम। क्या प्रोडक्ट में भी ऐसा ही है? तो प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो 2 आयरन के एटम और 6 क्लोरीन के, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही। डी ऑप्शन भी वैसे देख लेते हैं, आयरन प्लस है और क्लोरीन Cl2, आयरन का 1 एटम, क्लोरीन के 2 एटम। क्या यहाँ पर ये बैलेंस है? यहाँ पर आयरन का 1 एटम, प्रोडक्ट में आयरन बैलेंस है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के यहाँ 3 एटम है, जबकि रिएक्टेंट में क्लोरीन के कितने एटम थे, तो इसलिए ये भी अनबैलेंस है। वो कहता है द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्रॉपर्ली बैलेंस्ड, कि प्रॉपर्ली हमने क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? x कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस y ऑक्सीजन से, ये x y ये बच्चों एक नंबर है, कोएफिशिएंट है, कि यहाँ 1 नंबर आएगा, यहाँ 2 नंबर आएगा या 3, इस तरह आपने इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कार्बन कितना है। एक कार्बन ये, और प्रोडक्ट में भी एक कार्बन है। चलो कार्बन हो गई बैलेंस। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन एटम ये और 2 ऑक्सीजन एटम ये, यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम्स की तादाद है 3, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के एटम की तादाद है 2। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन को हमने क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। तो उस बैलेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि कार्बन से पहले 2 लगा दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन की तादाद हो जाएगी 2 और ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा 2, तो ये टोटल 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ भी अगर 2 लगा दें तो 2 कार्बन हो जाएगा, ये 2 कार्बन बराबर ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी बराबर। तो डी ऑप्शन हमारा सही है कि x अगर 2 हो, y इज इक्वल टू 1 हो, यहाँ 1 ही रहने दें, इसे ना छेड़ें, और z पे हम क्या लगा दें 2, यानी मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, अगर कार्बन से पहले मैं ये 2 लगा दूं और इस Z पे भी मैं 2 लगा दूं, तो क्या एटम्स की तादाद बराबर हो जाएगी? देखते हैं। 2 कार्बन हो गए और ऑक्सीजन 2, और ये वाला ऑक्सीजन 2, यानी कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अब प्रोडक्ट में देखते हैं क्या ये है रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में देखते हैं क्या ये सूरत हाल हुई, बनी। अब 2 कार्बन के, कार्बन या प्रोडक्ट में 2 है, ऑक्सीजन 4 बने, ये देखो ये ऑक्सीजन का 2 2s are 4, तो ये हमारी इक्वेशन वो बैलेंस बनी। बिल्कुल, देखो इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। की मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है, हाइड्रोकार्बोनेट में क्या ऑक्सीजन MgSCO3 ट्वाइस के अंदर ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कितनी है? अब ये ऑक्सीजन है O3, ऑक्सीजन है O3, लेकिन ये ब्रैकेट के बाद जो 2 है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 3 2s are 6, ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 6। तो ये चार्ली ऑप्शन। 9 क्वेश्चन है, the reaction between calcium oxide और calcium carbon dioxide to form calcium carbonate। नाम से जाहिर हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन? तो ऑब्वियसली ये एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम आए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर हम इसके आपने आंसर देना, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट में हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की थी, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। What are reactants? Reactants हमने reactant और products दोनों की डेफिनेशन हमने देखी थी कि reactants जो टेक पार्ट लें, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लें, वो कहलाते हैं reactants। प्रोडक्ट्स में
कि जो रिएक्टेंट्स के जो आपस के मिलने के बाद जो सब्सटेंस बनती है, जो अशिया बनती है, वो कहलाती है प्रोडक्ट। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन के टॉपिक में हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि जो रिप्रेजेंट करती है ऐसी इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करे केमिकल रिएक्शन को, कौन सी इक्वेशन कहलाती है बच्चों? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ऐसी इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करे केमिकल रिएक्शन को, वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद हमने इसका नेक्स्ट है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्ट, व्हाट इज स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। तो जो कंजर्वेशन ऑफ जो मैथ्स का जो लॉ है वो आपने क्या करना है, इसके अंदर उसकी डेफिनेशन ली। वो लॉ क्या कहता था कि जो मैथ्स है, जो रिएक्टेंट का हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मैथ्स ऑफ रिएक्शन इसके अंदर इसका आंसर आ जाएगा। मैं अगर इसका स्टडी आपने की थी कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बाद जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, पेज नंबर 68 पे वो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ वाज पुट फॉरवर्ड। तो उसने क्या लॉ स्टेट किया था? दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैथ इज नाइदर क्रिएटेड, के मैथ को हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना कि डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमने बताया था, ये इसका लॉ था। और उस लॉ के मुताबिक ये भी था कि जो मैस है जो रिएक्टेंट का, वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के। अब वो कहता है डिफरेंशिएट करें एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन। ये दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन। एडिशन में क्या होता है बच्चों? ऐड होते हैं सब्सटेंसेस, ऐड होके उनकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है एडिशन की। एडिशन, दो सब्सटेंसेस ऐड होकर वन कंपाउंड बना दें, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वो जो स्प्लिट अप हो जाए, a compound split up into two or more substances is called decomposition reaction। तो एक एक डेफिनेशन लिख देंगे आप, उसका हो जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमने डिटेल में इतनी बार इसको पढ़ा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वही होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो? सेम हो। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ elements in reactant side and number of atoms in the of elements in the product side are same is called balanced chemical equation। और अनबैलेंस होगी जिसके अंदर एटम्स की तादाद बराबर ना हो। ये हमने इनकी डेफिनेशन भी की थी, इसके हमने एग्जांपल्स भी किए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक में क्या फर्क है? ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की आपने क्या लिख लेनी है, डेफिनेशन दी आ जाएगी इसके अंदर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज हो, इसके दौरान बच्चों क्या हो? हीट रिलीज हो, इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसके दौरान हीट एब्जॉर्ब हो, हीट को क्या हो? एब्जॉर्ब हो, इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपने इसके बाद करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है 5.4 क्वेश्चन है, वो कहता है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस। आपकी बुक में देखो पेज नंबर 76 पर ये नहीं होगा, इसको मैंने खुद लिखा है। तो आपने इस सारे रिएक्शन हम पीछे पढ़ के हैं, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मैग्नीशियम का हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ के हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में मीथेन का हमने ऑक्सीजन से पढ़ा है, आयरन का सल्फाइड के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन का, तो ये हम सारा पीछे पढ़ के हैं। अगर आप पीछे भी जाके इक्वेशंस देखेंगे तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये चीज ये मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बच्चों क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभी मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं की, ठीक है। उसने कहा कंप्लीट इक्वेशन करें, तो ये मैंने इक्वेशन कंप्लीट की है। एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशन, तो वो कहता है उसको बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस अभी मैंने नहीं की है, सिर्फ मैंने इक्वेशन लिखी है कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वाटर बनेगा, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। आयरन अगर सल्फर के साथ बने तो आयरन सल्फाइड बनेगा, FeS। ये हमने रिएक्शन किया हुआ है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनती है? कौन सी गैस बनती है? अमोनिया। ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। सोडियम क्लोरीन के साथ ये तो हम स्टार्ट से पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है। अब हमने क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस करने का वही तरीका कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लें, फिर आप उसके बाद प्रोडक्ट के एटम काउंट कर लें, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको
ये देखो मैग्नीशियम का एक एटम है, ठीक, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का एक एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है रिएक्टेंट में? 2, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। इसका मतलब है मैग्नीशियम तो है बैलेंस, मैग्नीशियम का यहाँ भी 1 है तो वहां भी 1 है। ऑक्सीजन के 2 एटम है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसका मतलब है ऑक्सीजन में गड़बड़ है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना है, ये 2 है और ये 1 है, कोई ऐसा नंबर करना है कि ये वाला ऑक्सीजन भी किसके बराबर आ जाए? 2 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो ऑक्सीजन हो गई है बैलेंस, ये ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 2, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम थे 2, लेकिन मैग्नीशियम अब इम्बैलेंस हो गई। एक चीज मैंने बैलेंस कर दी, अब दूसरी चीज क्या हो गई? इम्बैलेंस। वो कैसे? क्योंकि मैग्नीशियम के यहाँ 2 एटम बन गए अब, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है। तो क्या ऐसा नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि ये भी इसके बराबर आ जाए? तो आप इधर भी 2 लिख दें। अब यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 एटम, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी? यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं कि मैंने इसको ये देखो, आपने इस तरह टेबल बनानी है जब हम ये बैलेंस कर रहे थे स्टेप वाइज, तो उसी तरह से कि पहले ये रिएक्टेंट के एलिमेंट्स लिख लें, फिर उसके आपने नंबर ऑफ एटम लिखना है कि मैग्नीशियम का यहाँ 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट है ये सारा। अब प्रोडक्ट पर आ जाओ कि मैग्नीशियम में प्रोडक्ट के कितने एटम थे? 1, और ऑक्सीजन का कितना एटम था? 1। तो अब आपको अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज तो है बैलेंस, ये चीज अनबैलेंस है। तो प्रोडक्ट में भी 1 एटम है और रिएक्टेंट में जबकि 2 एटम है। अब इसको 2 बनाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या होगा? ये दोनों चीजें हो जाएंगी बैलेंस, लेकिन उसके बाद ये चीज क्या हो गई थी? अनबैलेंस हो गई थी जो हमने। तो आपने इस तरह टेबल बनाकर भी आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी। ठीक हो गया? ये टेबल किस तरह बनानी है आपने, फिर आपने इसको क्या करना है? सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर 2 लगाया ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, तो अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ऑक्सीजन से। तो फिर ये वाली चीज क्या हो गई? अनबैलेंस हो गई। यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2, तो आपने इसको भी क्या कर दिया? 2 कर दिया। यानी मैंने टेबल पे इस इक्वेशन को साथ रखना है क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ तो मैं साथ नहीं रख पा रहा, आपने बुक के साथ ही। अब जब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम किससे मल्टीप्लाई हो गया? 2 से। तो मैग्नीशियम की तादाद हो गई है 2। अब ये चीज तो हो गई है बैलेंस। अब मैग्नीशियम इधर प्रोडक्ट में 2 आ गए और यहाँ पर मैग्नीशियम बेचारा अभी भी 1 है, तो इसको भी आप कर देना 2 से मल्टीप्लाई। यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे भी मैग्नीशियम में 2 आएगा और प्रोडक्ट वाली साइड जो प्रोडक्ट बना उधर भी 2 आएगा। तो इस तरह आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। पहला बैलेंस हो गया, लिख लिया होगा ना, ये तो रेज हो जाता है तो आप इसको कॉपी पे लिख लो, ये आगे मैं करता जाऊंगा तो वो रेज होता जाएगा। अब सेकंड है मीथेन CH4 और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो इसी तरह आपने रिएक्टेंट की टेबल बना ली, वो इसी तरह टेबल बना लेंगे। मैं टेबल की तरफ अगर जाऊँ, यहाँ तो मैंने बनाई नहीं है, वैसे आपने क्या देता है? यहाँ कार्बन लिख देना या हाइड्रोजन लिख देना। उसी तरह आपने टेबल बनाकर उसके रिएक्टेंट गिन लेना, उसके नंबर ऑफ एटम्स आपने काउंट कर लेना। जैसे मैं आपको बताऊं कि कार्बन का एटम है इधर 1 और प्रोडक्ट में देखो तो कार्बन है 1, ऐसे ही है। अब हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में 4 और यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन है 2, इसका मतलब है फर्क है, बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में है 4 और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है 2, इसका मतलब है ये बैलेंस नहीं है। ये 4 है, ये 2 है, तो इसका मतलब है इसको बराबर करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 बन जाए? तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्रोडक्ट में इसका मतलब है यहाँ मैं 2 लिखूंगा। अब हाइड्रोजन हो गई है 4।
अब है ऑक्सीजन को आप देखो, जब आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन में एटम की तादाद, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में एटम की तादाद है 2, और प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट के अंदर अगर आप बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर ये दो ये हो गए, तो ऑक्सीजन के एटम 2 लगाने से, और कार्बन डाइऑक्साइड के 2, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की जो एटम की तादाद है वो गई है 4। अब क्या फर्क हुआ कि जो रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन है 2 और प्रोडक्ट में आ रहे हैं 4। ये 4 जब आया जब मैंने यहाँ 2 लगाया, ठीक है। अब इसको भी 2 बनाने की, 4 बनाने के लिए इसको भी मैंने 2 से किया है मल्टीप्लाई। तो जहां पर रिएक्टेंट के आगे भी आपने लिखना है 2, तो ये इस तरह अब इक्वेशन हो गई है बैलेंस। मैं इसको रेस करता हूँ, ये इक्वेशन हो गई है इस तरह बैलेंस, यानी वाटर के आगे 2 और ऑक्सीजन के आगे मैंने 2 ऐड किया है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब देखो, दोबारा देखो, ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ भी क्या ऑक्सीजन के 4 एटम है, ये 2 ये, और ओ ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 ये, 2 2 4, ये पूरे हो गए। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसकी तादाद कितनी है। हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो क्या इधर भी हाइड्रोजन के 4 एटम है। ये देखो 2 दूनी 4, 2 2 2, 2 2 2 4, तो 4 एटम्स के हो गए। कार्बन 1 है तो कार्बन 1, तो इस तरह बैलेंस है। तीसरे पे चलते हैं, आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड। आयरन के में एटम कितना है 1, सल्फर का एटम कितना है 1, प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट में भी आयरन 1 है, सल्फर, इससे हम बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले से ही क्या है बच्चों, बैलेंस। अब आता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अमोनिया बन गया। अब नाइट्रोजन में रिएक्टेंट की तादाद कितनी है 2, एटम की तादाद कितनी है 2, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 2। अब प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3, इसका मतलब है अनबैलेंस है, ये क्या है अनबैलेंस। अब ये देखो, मैं इस पे आता हूँ, ये आप ऐसा करें, इसको कॉपी कर ले जल्दी से, वरना अभी ये रेस करूंगा तो ये सारा क्या हो जाएगा रेस। इस तरह बैलेंस करनी है, 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 वाटर के साथ। जल्दी से इसे रेस करना, ये मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने कौन सा करना है, अमोनिया वाला, अमोनिया वाला में हम कर रहे हैं डिस्कस। तो ये आ गया अमोनिया वाला। अमोनिया में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट है जो नंबर ऑफ एटम्स है 2, और आप वो पेज ओपन करके रखें और आपको साथ साथ आएगा। हाइड्रोजन में है 2, जबकि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की तादाद है 1 और हाइड्रोजन की तादाद है 3। अब दोनों चीजें अनबैलेंस है, ना नाइट्रोजन बैलेंस है ना हाइड्रोजन बैलेंस है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को कोशिश करें बैलेंस करने की, ये 2 है ये 3 है। अब ऐसा नंबर आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है कि दोनों में एटम्स की तादाद आ जाए बराबर। तो प्रोडक्ट साइड पर आप क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अगर आप 3 को 2 से आपने करना, तो हमने अब क्या किया कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 2 है, तो कोई ऐसा नंबर हो कि दोनों बराबर हो जाए। अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3 2 6 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम हो जाएंगे प्रोडक्ट वाली साइड, जबकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2। तो अब इसको भी कोई ऐसे नंबर से करना है कि प्रोडक्ट के बराबर एटम है। तो अब इसको मैं किस नंबर से करूंगा, ऑब्वियसली अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो 4 एटम हो जाएंगे, जबकि ये 6 है। तो इसको मैं अगर 3 से करूं तो ये भी हो जाएंगे 6 एटम। इसका मतलब है कि अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, या रिएक्टेंट वाली साइड पर अगर हाइड्रोजन को मैं 3 लिखूं और प्रोडक्ट वाली साइड पे हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये एटम्स हो जाएंगे बराबर। अब देखते हैं इसको इसी फॉर्मूले में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अगर मैं इसको हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करूं और इस वाला जो ये 3 हाइड्रोजन है इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हाइड्रोजन एटम्स की तादाद हो जाएगी बराबर, 3 2 6 और 2 3 6। अब हाइड्रोजन हो गए बराबर।
अब हमने देखना है क्या नाइट्रोजन बराबर हुए हैं या नहीं। तो देखो नाइट्रोजन है 2 एटम्स और रिएक्टेंट में भी थे 2 एटम्स, तो इसका मतलब है ये भी क्या है नाइट्रोजन बराबर। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को, और प्रोडक्ट में मैंने वो जो प्रोडक्ट बनी थी हाइड्रोजन जिसमें 3 थे उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मैंने बराबर कर दी। अब सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सबसे इजी है, सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ 1 है, ये मसला है। तो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ 2 एटम है, ये क्लोरीन के 2 एटम है। अब इस क्लोरीन को 2 बनाने के लिए मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लोरीन हो गए 2 एटम, यहाँ भी क्लोरीन के 2 एटम, क्लोरीन बराबर हो गया। क्या सोडियम बराबर हुआ है? नहीं सर, सोडियम के यहाँ पर अब हो गए 2 एटम और यहाँ पर 1 एटम है। तो अब इस सोडियम को बराबर करने के लिए आप इससे पहले 2 लगा दो। तो अब क्या ये इक्वेशन बराबर है 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 एटम सोडियम के 2 क्लोरीन के, या इधर बराबर है 2 सोडियम के एटम और 2 ही क्लोरीन। तो आप इस तरह करते, एक एलिमेंट को जब आप बैलेंस करते हो बेशक दूसरा एलिमेंट खुद डिस्टर्ब हो जाए उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हो। जैसे सोडियम 1 था, यहाँ भी सोडियम 1 था, जब मैंने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया तो यहाँ सोडियम की तादाद बढ़ गई 2, लेकिन वहां तो 1 ही रहा। तो मैंने अब सोडियम को बैलेंस करना है, क्लोरीन हमारी हो गई है बैलेंस, अब मैं दूसरा एलिमेंट बैलेंस करने के लिए यहाँ मैंने 2 लिखा है। तो इस तरह आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 5.5 एग्जांपल है, ये भी उसी तरह आपने करनी है बैलेंस। पहला वो कहता है कैल्शियम HCO3 ट्वाइस प्लस HCl, कैल्शियम इसके साथ क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वाटर। तो अब देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, इसको हमने क्या करना है बैलेंस करना है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम क्या आ जाएगा 1, यानी कैल्शियम बराबर है। क्लोरीन यहाँ पर 1 एटम है और क्लोरीन के यहाँ कितने एटम है 2, इसका मतलब है क्लोरीन डिस्टर्ब है, क्लोरीन इम्बैलेंस है। तो क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन है 1, तो क्लोरीन को यहाँ भी 2 बनाने के लिए मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बाकियों से गर्ज नहीं है कि हाइड्रोजन डिस्टर्ब हुई या नहीं, अभी मैंने एक एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश की है कि यहाँ भी क्लोरीन के 2 एटम हो गए, अब यहाँ भी क्लोरीन। अब हम आगे चलते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन यहाँ 1 है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं, देखो ये कार्बन इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट वाले के बाहर जो 2 है यानी कार्बन यहाँ 1 है और यहाँ कार्बन है 2। तो इस कार्बन को बैलेंस 2 बनाने के लिए मैं इस कार्बन के शुरू में 2 लिख दूंगा। तो अब 2 कार्बन पूरे हो गए, यहाँ भी 2 कार्बन पूरे हो गए, अब ये चीज हो गई है पूरी। अब मैं जाता हूँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने, क्योंकि कैल्शियम बैलेंस थी उसे मैंने छेड़ा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बन गए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, क्योंकि 2 पहले मैंने लिख दिया था क्लोरीन को बैलेंस करने के। अब यहाँ हाइड्रोजन की तादाद हो गई है 2 और ये हाइड्रोजन भी हो गए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद हो गई है 4। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 2, तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने इसको भी 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये चीज हो गई है। अब हमारा क्लोरीन भी बैलेंस है, हमारा कार्बन भी बैलेंस है, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब रह गया ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन की तादाद बराबर है या नहीं वो देखते हैं। देखो ऑक्सीजन है 3 2s are 6, ये 3 2s are 6, यानी ऑक्सीजन की तादाद यहाँ है 6। प्रोडक्ट में देखते हैं कितनी तादाद है, ये जो 2 लिखा था ये ऑक्सीजन से भी तो मल्टीप्लाई हुआ है, कार्बन 2 बना तो बना, ऑक्सीजन से भी तो ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 2s are 4, ये एटम यहाँ 4 हो गए ऑक्सीजन के। अब ये जो ऑक्सीजन का 1 एटम ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई रहा है, 2 1 2s are 2, तो क्या ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए 4 + 2 6, तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस, यानी मैंने HCl को 2 लिखा है उससे पहले, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 2 लिखा है और वाटर से हाइड्रोजन से पहले क्या लिखा है 2 लिखा है। तो अब ये सारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब इसको अगर आप टेबल के फॉर्म में देखना चाहें तो आप टेबल के फॉर्म में भी इसे देख सकते हैं। देखिए टेबल में मैंने रिएक्टेंट लिख दिए कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कैल्शियम में रिएक्टेंट वाली साइड पे नंबर ऑफ एटम 1 थे,
रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन की तादाद 3 थी, कार्बन में एटम की तादाद 2 थी, ठीक है। ऑक्सीजन में एटम की तादाद 6 थी, जबकि क्लोरीन में की तादाद 1 थी। अब ये इसके अंदर देखा जाए तो प्रोडक्ट में कैल्शियम की तादाद 1 है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन 2 दिखाए गए, कार्बन 1 दिखाया गया, ऑक्सीजन 3 दिखाया गया और क्लोरीन 2। इसका मतलब है कैल्शियम तो है बैलेंस, बाकी ये चीजें बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने एक तो रिएक्टेंट में इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, 3 2 आर 6, और प्रोडक्ट में भी हमने इसको क्या किया था 2 से क्या किया था मल्टीप्लाई किया। फिर हमने कार्बन को भी 2 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया था, और ऑक्सीजन के लिए हमने भी ऑक्सीजन को वो ऑलरेडी जब 2 से मल्टीप्लाई किया था वो 6 हो गया। तो इस तरह ये इक्वेशन हो गई थी बैलेंस। आप टेबल बनाकर सबसे पहले आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा बैलेंस है कौन सा नहीं। अब आपको पता है पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है, आप कार्बन को आप बैलेंस कर लें। एक एलिमेंट पर आप काम करें, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कोई नंबर लगा दें। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाती है तो उसके हिसाब से फिर आगे चले, फिर कार्बन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को, फिर क्लोरीन। इस तरह आपने क्या करना है, आप क्लोरीन को भी बैलेंस कर सकते हैं पहले। तो इस तरह हमने इसको बैलेंस करने की कोशिश की थी, वो आपने लिख लिया होगा। मुझे बार बार रेस करना पड़ता है क्योंकि समझ, तो आप जल्दी से लिख लिया करें। वाटर से पहले 2 लिखा है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 2 और HCl से पहले 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन। अब सोडियम एक एटम, यहाँ पे सोडियम एक एटम, ब्रोमाइड यहाँ एक एटम, यहाँ ब्रोमीन 2 एटम। तो सबसे पहले मैं ब्रोमीन को कर लेता हूँ बैलेंस। ब्रोमीन यहाँ 2 एटम है तो यहाँ 1 एटम है, तो इस वाले को भी मैंने 2 बनाना है ब्रोमीन, तो इसको मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब ब्रोमीन हो गई हमारी बैलेंस। अब देखते हैं क्लोरीन को, यहाँ भी क्लोरीन 2 एटम है और यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन एक एटम, यहाँ क्लोरीन 2 एटम है, यहाँ पर क्लोरीन एक एटम है। इसको भी 2 बनाने के लिए मैंने शुरू में क्या लिख दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्लोरीन 2 बन गई है, ये भी 2 हो गई। अब सोडियम क्या था, अब सोडियम खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 बन गया, और यहाँ भी हमने जो ब्रोमीन के लिए 2 लगाया था, तो याद रखना जब ये हमने ब्रोमीन को बैलेंस के लिए 2 लगाया तो इसका मतलब है ये 2 सोडियम से भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह ये बैलेंस होगी इक्वेशन, सोडियम क्लोराइड से पहले 2 और सोडियम ब्रोमाइड से पहले 2। अब आयरन ऑक्साइड Fe2O3, अब इसमें आपने क्या करना है, आयरन 1 है, यहाँ आयरन 2 है, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, तो 2 और 3 है, तो इसको बराबर ऑक्सीजन को पहले बराबर करने की कोशिश करता हूँ। ऑक्सीजन बराबर कैसे होगा कि यहाँ मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 आर 6, और ये जो 3 है ऑक्सीजन इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 2 आर 6, ऑक्सीजन हो गया बराबर। अब ऑक्सीजन हो गया बराबर 3 2 आर 6 और 2 3 आर 6 6 6। अब आयरन हो गया डिस्टर्ब। अब आयरन के कितने एटम हो गए, 2 2 आर 4, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर 1 एटम, तो आप यहाँ पर 4 लिख लें। तो आयरन से पहले 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन से पहले 3 आ जाएगा, और ये जो कंपाउंड है इससे पहले आप 2 लिखें तो बराबर है। अब देखो आयरन भी 4, यहाँ भी आयरन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। आपने बैलेंस करना है, ये नहीं देखना कि मैं नंबर 3 लिखूंगा 2 लिखूंगा, आपने वो नंबर लिखना है जिससे यहाँ भी ऑक्सीजन बराबर हो और इधर भी ऑक्सीजन बराबर हो। देखो अगर मैं यहाँ 2 लिख देता तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद हो जाती 4, और यहाँ भी अगर मैं 2 लिख देता तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद है 6, तो फर्क हो गया ना। तो हमने ऐसा नंबर लिखना है कि यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो जाए और यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो जाए। तो इसको आप, मैंने ये रेस कर रहा हूँ, उसको आपने लिख लिया होगा कि यहाँ 2 आयरन आएगा और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है H2SO4 और अमोनियम सल्फेट वाटर, इसको भी आपने बैलेंस कर लेना है। आपने कैसे बैलेंस करना है, पहले नाइट्रोजन देखना है कि नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन है 2, क्योंकि ये 2 जो ब्रैकेट से बाहर है वो नाइट्रोजन।
इसका मतलब है यहाँ पर आपने 2 लिख देना। नाइट्रोजन आपकी हो गई बैलेंस। अब देखना हाइड्रोजन बैलेंस हुई है नहीं। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ये 4 2 8, और ये वाला हाइड्रोजन 9, और ये वाला हाइड्रोजन ये, यानी ये 4 दूनी 8 2 हाइड्रोजन, और ये जो एक हाइड्रोजन है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 2 8 10, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 12 हाइड्रोजन ये हो गए। तो क्या प्रोडक्ट में 12 हुआ है ये चेक करते हैं। अब देखो 4 4 2 8 और H2 8 और 2 10 हो गए, अभी भी 2 हाइड्रोजन कम है तो आप यहाँ पर 2 लिख दो। हाइड्रोजन की तादाद हो गई है बराबर। अब देखते हैं ऑक्सीजन बराबर है या नहीं। ऑक्सीजन 2, इस वाले में ऑक्सीजन 2, और ये वाला जो ऑक्सीजन 4 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर है, क्या इधर पूरे हैं ये देखते हैं। 4 ऑक्सीजन ये वाले और 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये बैलेंस है। आपने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पहले 2 लगाया और फिर वाटर से पहले 2 लगाया, तो ये बैलेंस हो गया। जिंक HCl, जिंक क्लोराइड H2, ये तो सबसे इजी है। जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, इसका मतलब जिंक बैलेंस है, कोई जरूरत नहीं। अब HCl, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आप इसको 2 लगा दो। यहाँ भी 2 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 क्लोरीन। तो ये इस तरह आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अब वो कहता है when coal burns it leaves ash behind as per lighter than, पता है जब कोल बर्न्स होता है इट लीव्स, ये राख छोड़ जाता है। एश जो प्रोड्यूस इज लाइटर देन कोल, तो जो राख होती है वो कोयले से क्या होती है, हल्की होती है। which has been justified the decrease in mass, वो कहता है mass क्यों डिक्रीज हुआ, तो वो जो mass है वो एनर्जी में क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एट लीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपने ये जो 2 एग्जांपल लिखनी है, एडिशन रिएक्शन की 2 एग्जांपल लिखनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 2 ये सब लिखा हुआ है पीछे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट अगर हम मूव करें अपना बैलेंस वाला इक्वेशन में हमने डिटेल में किया है, इसको आपने भूलना नहीं चाहिए, नंबर ऑफ पैटर्न्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू द फॉलोइंग रिएक्टर्स रिएक्ट टुगेदर, राइट डाउन कंप्लीट रिएक्शन एंड बैलेंस। इसको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। और इनका आयरन HCl के साथ रिएक्ट करती है, तो आयरन है एक्टिव, HCl के साथ ये रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड बना देती है और ये हाइड्रोजन गैस, तो ये बैलेंस इक्वेशन भी की हुई है, इसको आप ऐसे ही लिख लेना, आयरन 2HCl और ये। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड और अगर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट करें, आपने ऐसे लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपने एरो बना देना है। उसके बाद आपने लिखना है कैल्शियम, ये वाला रिएक्शन आपका पूरा हो जाएगा, कार्बोनेट, क्योंकि ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये है रिवर्स, इसको उसने डिकम्पोज किया, लेकिन हमें जो बताया गया उसने कहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, तो आपने ये लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है पहले, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एरो बना के कि इससे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, वो बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जल्दी से लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड, जल्दी से लिखो, क्योंकि वो फिर मैं आगे कर रहा होता हूँ, उसको फिर मुझे रेस करना पड़ता है। ठीक है, आपने लिख लिया, इसको स्टॉप करके इस वीडियो को भी आप इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला है जो हम बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका ऑक्सीजन के साथ हमने करना है रिएक्शन, तो ये कौन सी गैस बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, एक कार्बन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 लिख दोगे, तो ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4, 2 ऑक्सीजन ये 2, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, तो इसको भी 4 बनाने के लिए आपने ही, तो ये बैलेंस भी मैंने साथ साथ कर दी। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी से लिखो, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब है नेक्स्ट मीथेन और ऑक्सीजन। मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, ये हमने स्टार्ट में भी रिएक्शन किया था कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये बैलेंस होती है। ठीक है, इसको भी हमने किया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, और ये जब इसके साथ रिएक्ट कर जाए तो कौन सा एसिड बनाती है? कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बन की तादाद भी बराबर है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, तो ये बैलेंस है। बाकी वो जो है बचता है हमारा कि एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की हमने एप्लीकेशंस थी 2-3 फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाली, ठीक है, वो आपने लिखनी है। राइट डाउन द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग, जो 5 या 6 रूल्स हमने पढ़े थे स्टेप, वो लिखना है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक, सबसे लास्ट टॉपिक वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंस वाला। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एवरीडे लाइफ, ये 2 केमिकल रिएक्शन में हमने बर्निंग वाली जो एग्जांपल्स की थी वो आपने करनी है। ये आज का हमारा टॉपिक था और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।